अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। एमके स्मार्ट सॉल्यूशन is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ऑटोमोबाइल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम एयरक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही वाइड रेंज पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ नेचुरल लिक्विड प्रोडक्ट फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। मतलब के जमीन की सतह के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे हम कह सकते हैं चट्टानों में फंसे हुए लिक्विड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हम उन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मीन्स द रॉक ऑयल। सिंपल वर्डिंग में बात कर देते हैं, रॉक्स में से जो ऑयल निकाला जा रहा होता है हम उसे पेट्रोलियम कह देते हैं इन लिटरल मीनिंग आम जुबान में। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन हैविंग वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स विद इट। मतलब ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड पाए जा रहे होते हैं, गैसेस पाई जा रही होती हैं और बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हैविंग वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स मतलब इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी पाई जा रही होती हैं that can be found under the earth crust trapped in rocks. It is lighter than the water and insoluble in it. ये पानी से बहुत ज्यादा हल्का होता है, बहुत ही कम डेंसिटी होती है और ये insoluble होता है पानी में। क्योंकि हमने बात की है कि पानी में insoluble है, इसका मतलब कि ये ऑयल फॉर्म होती है और हल्का होता है, पानी के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है और लेस डेंसर होता है। लिहाजा अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। मतलब कि पेट्रोलियम का आगाज कहां से हुआ। पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड अंडर the earth's crust as the millions year ago in the absence of air under the high pressure temperature and bacterial effects। मतलब हम कह सकते हैं कि मिलियन साल, लाखों साल पहले जो हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, मे बी वो डेड हो, मे बी वो लिविंग फॉर्म में हो, जब वो जमीन के नीचे धंस गए होंगे, बरीड होंगे, दबे हुए होंगे और जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे अंडर द बैक्टीरियल इफेक्ट हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो वो वहां पे गुजारने के बाद, वहां पे उनकी डिकम्पोजिशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम पेट्रोलियम कह सकते हैं। ओवरऑल द निश हम उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। तो ये था procedure for the formation of the petroleum as the origin of petroleum. This process took the million of years that remains convert into the crude oil। मतलब के millions year, लाखों साल इस प्रोसेस में लग जाते हैं, जबकि जो डेड रिमेन्स होती हैं, जो मुर्दों की बकियात होती हैं, जैसे वो डेड प्लांट्स हो सकते हैं, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जब तक वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द क्रूड ऑयल फॉर्म में। Being lighter or insoluble in water, it float over the water। यानी कि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और एटलीस्ट ये इनसोल्यूबल होता है पानी में, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, सो इट फ्लोट ओवर द वाटर। ये मतलब पानी के ऊपर तैर रहा होता है। इट एग्जॉस्टेड बाय द ड्रिलिंग होल। मतलब ये ड्रिलिंग होल के जरिए बाहर निकाला जाता है एज अ ऑयल वेल, तेल के कुओं के सूरत में, इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर द ऑयल इज फॉर्म्ड। जहां पे ऑयल बन रहा हो वहां पे तेल के कुएं बनाए जाते हैं, वहां पे होल की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, जिसके नतीजे में वहां से तेल को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग निकाला जा रहा होता है। तो ये था हमारे पास ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब हमने कहा कि हम जमीन के नीचे तेल के कुओं से जो तेल निकाल रहे होते हैं उसे क्रूड ऑयल कहते हैं, इनिशियल फॉर्म। दो इनिशियल फॉर्म जो क्रूड ऑयल होते हैं ये बहुत रफ सी कंडीशन होती है। अब उसे क्या करना है, हमने रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजारना है, उसे फिल्टर करना है और उसमें से अपने डिजायर प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने हैं। अब रिफाइन
रिफाइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब कि हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास जो क्रूड ऑयल है हमने उसको सेपरेशन के प्रोसेस से गुजारना है, उस पूरे मिक्सचर को बहुत सारे वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में सेपरेट करना है। मतलब हर एक फ्रिक्शन को एक अलग कंपोजिशन के लिहाज से हमने सेपरेट करना है, उसका एक स्पेसिफिक यूज होगा रिगार्डिंग टू देयर कंपोजिशन। अब फ्रिक्शन की बात कर ली तो हम जरा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। मतलब कि जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है उसे जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन द प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ द मिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब कि हमने जब सिंपली पेट्रोलियम को वाटर से रिमूव करना था तो वो बहुत आसान था क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड था। मतलब कि ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में हल नहीं हो सकते थे। हमने कहा था पेट्रोलियम जो है वो लाइट वेट होता है, लेस डेंसर होता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है और हम ऑयल वेल ड्रिलिंग के जरिए हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो हमने अब क्या करना है, हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कर ली, उसे सेपरेशन कर लिया डिफरेंट फ्रिक्शंस में। लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक ऐसी टेक्निक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की जिसमें हमने दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करना जो बिल्कुल मिसिबल होते हैं, एक दूसरे में हल हो जाते हैं। मिसिबल कहते हैं हल हो जाने की सलाहियत। तो मिसिबल लिक्विड होते हैं, एक ही कंपोजिशन में जा रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है, जस्ट उनकी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे ना हम उनको सेपरेट कर रहे होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्म में डिपेंडिंग अपॉन द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब कि हम जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है जैसे क्रूड ऑयल है उसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास उन क्रूड ऑयल के जो अंदर हाइड्रोकार्बन पाए जा रहे हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज होती है उस डिफरेंस के बेस पे हम उन्हें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस से गुजारते हुए उनको डिफरेंट फ्रिक्शंस में सेपरेट कर लेते हैं, डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट प्रोडक्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किन असूलों पे काम कर रही होती है? इट बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा था जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होती है वो बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे काम कर रही होती है। मतलब कि कौन से प्रोडक्ट की क्या बॉइलिंग पॉइंट रेंज है उस बेस पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। Substances having low boiling point and high volatility out first while the other frictions moving one by one slightly। मतलब कि वो substances जिनका boiling point बहुत कम होता है और उनकी volatility बहुत ज़्यादा होती है उन्हें सबसे पहले अलग कर लिया जाता है और इसी तरह हम step by step हम boiling point और volatility के बेस पे one by one तमाम frictions को slightly आहिस्ता आहिस्ता अलग करते रहते हैं। तो next this process continue until the residue left behind। ये process उस वक्त तक continue रहता है जब तक बिल्कुल वो रेजिड्यू ऐसी फॉर्म होती है जो एक सेमी सॉलिड की फॉर्म होती है वो ना बाकी बच जाए, जिसे हम रेजिड्यू कह रहे होते हैं, वो बाकी ना रह जाए। उससे पहले जितनी भी फ्रिक्शन होती है क्रूड ऑयल से हम उन तमाम को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं। वेपर ऑफ ईच फ्रिक्शन आर कलेक्टेड एंड कंडेंस सेपरेटली। मतलब हर एक फ्रिक्शन के जो वेपर, देखिए हमने बात की थी कि हम बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे डिपेंड करते हुए हर फ्रिक्शन को सेपरेट करते हैं। अब कोई भी फ्रिक्शन आ जाए जब हम उसे बॉइलिंग पॉइंट की रेंज तक ले जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती होगी। हम उनके वेपर्स को सेपरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, फिर उन वेपर्स को हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसे कंडेंसेशन के प्रोसेस में गुजारते हैं और उसके बाद हम उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इनिशियली हमने बात की थी कि जो प्रोसेस है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है फ्रॉम द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस को मैं जरा डिफाइन कर देता हूँ। इवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लिक्विड को उसके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन कहते हैं जो गैशियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं, जो वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं, उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जब उन्हें अलग करना था तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई कर बाय द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट रेंज। तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे डिपेंड करते हुए हर एक फ्रिक्शन को सेपरेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर और उसके बाद हम उन वेपर्स को अलग अलग कलेक्ट करने के बाद उसे कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और दोबारा फिर हर एक फ्रिक्शन को हर एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल में मेथड ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब कि हम किस मेथड से फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को स्टडी कर लिया है।
तो वही बातें ध्यान में रखना कि हमने जो क्रूड ऑयल है उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे डिपेंड करते हुए उसे हीट अप करना है। उस पे क्या होगा कि वो जो डिजायर प्रोडक्ट होगा वो अपनी कंपोजिशन अपने बॉइलिंग पॉइंट रेंज की वैल्यू से अलग करेगा और वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर एक लेवल पे हम हर एक बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट फ्रिक्शंस को उस फर्नेस से बाहर निकाल लेंगे, उस कंटेनर से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वो वेपराइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम उस वेपराइज फॉर्म को दोबारा कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो अब हम डील करेंगे टुवर्ड द मेथड ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब वही सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे हमने जस्ट एक कहानी बना देनी है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में कौन से मेथड्स अप्लाई हो रही होती हैं। द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल इज कैरिड आउट इन अ टॉल फ्रिक्शनल टावर, मतलब कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टावर है, कंटेनर है, जिसमें ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप, देखिए हर चीज का एक स्टेप बने हुए हैं, हर एक लेवल हर एक फ्रिक्शन को अलग करने के लिए एक स्टेप बने हैं। हम हर एक स्टेप को डील करते हैं, हमारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अंडर द हाई प्रेशर एट 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और बहुत ही हाई प्रेशर पे हमने क्या करना है, फर्नेस जलानी है और जिसमें क्रूड ऑयल को हीटअप करने हैं। अब उसमें क्या होगा, इतने ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे तो कोई भी ऑयल जो होगा वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स आर पास फ्रॉम द फ्रिक्शनिंग कॉलम फ्रॉम नियर इट्स बॉटम, मतलब कि वो जो वेपर्स होंगे वो अपने बॉइलिंग रेंज पे डिपेंड करते हुए फ्रिक्शनिंग कॉलम्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। और उसे क्या किया जाएगा, हॉट वेपर्स अराइजेस अप इन द कॉलम एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड कंडेंस्ड, मतलब कि पूरी एक कॉलम है हर एक बॉइलिंग रेंज पे बेस करते हुए, मतलब इनिशियली हमने क्या किया 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अप्लाई किया था, तो उस पर तो हर चीज वेपराइज होगी। अब वो वेपर्स अपनी बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे डिफरेंट कंपोजिशंस बना लेते हैं डिफरेंट फ्रिक्शंस के साथ। अब हमने क्या करना है, हर फ्रिक्शंस के लेवल पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को निकालना है और उसे कंडेंसेशन के प्रोसेस में गुजारने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। Vapor having the high boiling point as the 350 to 400 degree Celsius condense first in the low part of the tower, मतलब कि जो हमारे पास वेपर्स होंगे जिनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं 350 to 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होंगे, उन्हें सबसे पहले निकाल लिया जाएगा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा टावर का, उसे पहले कंडेंस कर लिया जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। एज द वेपर्स आर सेपरेटेड आउट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग रेंजेस एज द फ्रिक्शंस, मतलब जितने भी उस क्रूड ऑयल में जितनी भी फ्रिक्शंस पाई जा रही हैं, जितनी भी उसमें क्वालिटीज पाई जा रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज पाई जा रही हैं ऑयल की, वो सारी अपने बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे सेपरेट हो जाएंगी टावर में, और हर एक रेंज को हर एक फ्रिक्शन को अलग कर लिया जाएगा फ्रॉम द टावर। Each friction with the specific boiling point range composition has specific use, मतलब हर एक फ्रिक्शन का एक मखसूस इस्तेमाल होता है। जैसे कोई जो ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, वो एरोप्लेन्स में इस्तेमाल हो रहा होता है, जो स्पेस शटल्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई जो ऑयल होता है वो कुछ लो क्वालिटी का होता है, वो व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ऑयल्स होते हैं जो बिल्कुल ही लो क्वालिटी के होते हैं, वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह हर फ्रिक्शन अपने स्पेसिफिक यूज के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन के साथ, एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे। रेजिडुअल ऑयल क्या होता है, मतलब कि हमने बात की थी, हमने उस वक्त तक क्रूड ऑयल को हीटअप करना है जब तक कि रेजिडुअल ऑयल पीछे ना रह जाए, और उसके अलावा जितनी भी फ्रिक्शंस हैं उसे हमने फ्रिक्शनिंग टावर से निकाल लेना है। तो यहाँ पर रेजिडुअल ऑयल क्या होता है, विच डज नॉट वेपराइज अंडर दीज कंडीशन इज कलेक्टेड एंड हीट अबव द 400 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्दर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब कि 400 डिग्री सेल्सियस पे भी जो ऑयल फ्रिक्शंस की फॉर्म में वेपराइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो उसे रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। मतलब कि एट 400 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर हम कह सकते हैं जो ऑयल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। उस ऑयल के साथ क्या करना है, उस ऑयल को फर्दर मजीद हीटअप करना है, मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद वो ऑयल जिन फ्रिक्शंस में कन्वर्ट होगा उसे हम अलग कर लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। अब वो कौन कौन सी फ्रिक्शंस हो सकती हैं, वो लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, वो एस्फेट्स हो सकते हैं, वो पैराफिन्स हो सकती हैं, वो पेट्रोलियम कोक हो सकती हैं। तो ये चार जो हमारे पास फ्रिक्शंस हैं ये आफ्टर द
the frictional distillation under the high temperature above the 400 डिग्री सेल्सियस क्रूड ऑयल को ट्रीट करने से ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लुब्रिकेंट्स में बात कर लेते हैं। लुब्रिकेंट्स हमारे पास बहुत ही वैल्यू पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे जो लोग बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें याद होगा हम ऑटोमोबाइल्स में एक लैल कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि उस मशीन को वर्क करने में बहुत सारी आसानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फ्रिक्शंस को कम कर रही होती हैं। और इसी तरह पेट्रोलियम कोक होते हैं, ये और पर्पस के लिए, पैराफिन से ये और पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह हर एक फ्रिक्शन के एक स्पेसिफिक यूज होता है और हर एक फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। तो हमने क्रूड ऑयल के मेथड फॉर द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब जरा मूव करते हैं इंफोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। जरा इंफोग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रिक्शनिंग टावर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको यह नजर आ रहा होगा कि इस फ्रिक्शनिंग टावर में हमने क्या करना है, क्रूड ऑयल अप्लाई कर लेना है। यहाँ से रेजिडुअल क्रूड ऑयल इंटर हो रहा है और उसके साथ आपने देखा होगा ये हीटर है। उस क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीटअप करता है। मतलब इतनी हीट प्रोवाइड करने के बाद जो भी क्रूड ऑयल, उसकी जितनी भी फ्रिक्शन होंगी वो अपनी अपनी वैल्यू में अपनी अपनी कंपोजिशन पे डिफरेंशिएट हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज। तो इसमें देख रहे होंगे आप डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टेप्स लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रिक्शन होती है जिस भी बॉइलिंग पॉइंट रेंज की, वो उसी लेवल से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जैसे हम सबसे नीचे बात करें तो हमारे पास जो फ्यूल ऑयल है, इसकी जो बॉइलिंग रेंज है वो 350 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम लुब्रिकेंट्स की तरफ मूव कर जाए तो वो 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डीजल ऑयल की बात कर लें तो वो 260 डिग्री सेल्सियस पे, और कैरोसिन ऑयल जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा लाइट वेट होता है, रिफाइनिंग गैस होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिक्शंस में कन्वर्ट हो रही होती है। सो उसके साथ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे फ्रिक्शनिंग टावर के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट पाइप्स लगे होते हैं। देखें, जो भी फ्रिक्शन जहां तक भी मूव कर लेती है, उसके बाद उसके रिक्वायर्ड जो पाइप होते हैं उस डिजायर्ड बॉइलिंग रेंज पे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखें, हमने बात की थी कि ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो पूरा वर्क है मेथड, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। जब यहाँ पे हीटअप किया जा रहा है क्रूड ऑयल, तो वो एवेपोरेशन का प्रोसेस काज कर रहा है, मतलब कि उस लिक्विड को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मूव कर रहे हैं अपवर्ड इन दिस टावर। एंड आफ्टर दैट ये जो पाइप हैं ये उन वेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं एट डिफरेंट बॉइल पॉइंट रेंज। आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे मेंशन्ड है, बल्कि उन्हें यहाँ पे वेपर्स को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें कंडेंसेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट फ्रिक्शन, डिफरेंट सेपरेशंस अलग कर ली जाती हैं। और उसके बाद भी हमने बात की थी रेजिडुअल ऑयल। क्रूड ऑयल की ऐसी एक फ्रिक्शन होती है जो 400 डिग्री सेल्सियस पे भी हीटअप नहीं हो रही होती और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो बिल्कुल ये बॉटम से एक पाइप है, एक आउटलेट है, यहाँ से वो हासिल कर ली जाती है और उसके बाद उसे फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। 400 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर पे उसे हीटअप किया जाता है। उसके बाद वो कई फ्रिक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसमें हमने लुब्रिकेंट्स की बात कर ली, जिसमें हमने स्पेयर्स की बात कर ली, जिसमें हमने पैराफिन की बात कर ली है, या जिसमें हमने पेट्रोलियम कोक की बात कर ली, जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है अंडर द हाई टेम्परेचर। अब जिसमें सिर्फ कोक्स की बात कर लेते हैं, जो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट हासिल होता है, वो सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास और फ्यूल आता है, जो फ्यूल ऑयल होता है वो बैरी जहाज चलाने के लिए इस्तेमाल, लुब्रिकेंट्स होते हैं वो किसी कार्स को, ऑटोमोबाइल्स को या मशीन्स को एक फ्रिक्शन फ्री स्पोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो डीजल होते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह, बड़े हैवी ट्रक्स जो होते हैं, उन्हें एज अ फ्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं। जो हमारे पास कैरोसिन हो गया अच्छी क्वालिटी का, वो हमारे पास एरोप्लेन या इस तरह की चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो बेस्ट क्वांटिटी है। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, वो कार्स में इस्तेमाल हो रहा था, और जो उससे भी ज्यादा बेस्ट बात कर लेते हैं वो एज अ गैस फ्यूल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत सारे बेनिफिशियल, बहुत सारे हेल्पफुल प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही होती है बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल, और उसके रिजल्ट में हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, बेनिफिशियल आइटम्स मिल रहे होते हैं रिगार्डिंग टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, और जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे मकासद को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम जस्ट अपने इन्वायरमेंट को ही ऑब्जर्व करते हैं ना, तो सिर्फ जस्ट कुछ लम्हों के लिए देखें कितनी ऑटोमोबाइल्स हमारे इन्वायरमेंट में मूव कर रही हैं, कितनी व्हीकल्स पाई जा रही हैं, किस तरह हमारे शिप्स यहाँ पे कंटेनर को लोड कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या किस तरह हमारे पास एरोप्लेन्स मूव कर रहे होते हैं। तो हर एक चीज को एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री उनको वो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रही होती है टू परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन।
तो ये हमने सबसे पहले बात कर ली पेट्रोलियम होता क्या है, उसके बाद बात कर ली पेट्रोलियम के लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, फिर हमने बात की केमिकल कंपोजिशन क्या थी पेट्रोलियम की, फिर हमने उसके ओरिजिन को बात कर ली कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, जिसमें हमने कहा डिकम्पोजिशन होती है डेड प्लांट्स की, डेड एनिमल्स की अंडर द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड बैक्टीरियल इफेक्ट। सो इसके रिजल्ट में लाखों साल बाद जाके पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो हाइड्रोकार्बन होती है इनिशियल फॉर्म, ओवरऑल अगर हम सिंगल पॉइंट पे बात करें तो हाइड्रोकार्बन होती हैं, उन्हें हम डिफरेंट फ्रिक्शंस में इस्तेमाल करते हैं एज अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उससे डिफरेंट फ्रिक्शंस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये सारा कुछ यहाँ पे एनालाइज कर लिया है अंडर द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.